तेज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा अब रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि शाम की व्यस्तता के चलते उनका मध्य प्रदेश का दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें, मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में प्रदेश की कमान ले ली है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल प्रदेश और प्रवासी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इस बैठक को रद्द कर दिया गया। शाह के दौरे के बाद माना जा रहा था कि भाजपा अपनी 39 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर सकती है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धर्मिष्ठा जी, जैसा कि बताया जा रहा है 1 अक्टूबर को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था जो रद्द हो गया है। भोपाल में अमित शाह के आने के क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल में लगातार दौरे चल रहे हैं। एक माह में 3 या 4 दौरे भी उनके हो जाते हैं और हालांकि 1 तारीख को उनका आने का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर ली गई है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के चलते उनका यह दौरा रद्द हो गया और 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा है और उसके बाद में अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है कि वो भोपाल आएंगे। और जो कार्यक्रम होने वाला था, जो प्रस्तावित कार्यक्रम था कि 1 तारीख को उनका आना, तो भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि उनको क्या मसौदा प्रस्तुत किया जाना है और प्रत्याशियों के चयन पर भी जो चर्चा होनी थी उस पर भी पूरी बातें लगभग तय हो गई थी कि उनके सामने क्या क्या प्रस्तुत किया जाना है और वो किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 39 नामों की 2 सूची और 1 नाम की 1 सूची जारी कर दी गई है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 1 सूची तो जारी कर दी गई है, लेकिन दूसरी सूची और राजस्थान की पहली सूची बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो दिल्ली में होने वाली है, उस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मंथन होने वाला है और मंथन के बाद मोहर लग जाएगी। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में चुनावी कमान अमित शाह ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले रखी है। पूरा कमांड उनके हाथ में है, प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक। और चुनावी रणनीति के साथ साथ किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी दिया जाना है, किस नेता को किस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय करना है, इन सभी विषयों पर अमित शाह खुद मंथन कर रहे हैं और खुद निर्णय लेकर के सर्कुलर जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, क्योंकि अभी तक जो निर्णय अमित शाह ने लिए हैं वो सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वीकार्य हैं और ग्राह्य हैं, उस पर कहीं कोई इफ एंड बट लेकिन किंतु परंतु नहीं है। हाँ, हालांकि वो दावेदार जो पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहे थे, पिछले 3 वर्षों से उस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, अपनी विधानसभा क्षेत्र में, सूची में उनके नाम ना आने से कहीं ना कहीं आक्रोश तो जाहिर हो रहा है और वो विरोध की स्थितियां भी वहां पर बन रही हैं। लेकिन चूंकि अमित शाह के हाथ में कमांड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है, तो इस तरह की जो अंतर कला है वो उतनी खुलकर नहीं आ पा रही है सामने, लेकिन जितनी भी आ रही है वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और जो 1 तारीख को दौरा होने वाला था अमित शाह का, वो नहीं हो पाया, तो अगली बार जब भी आएंगे, जो भी उनका प्रस्तावित दौरा होगा, उस दौरे में इन विषयों पर जरूर चर्चा होगी। हम बात करें कि केदारनाथ शुक्ल का टिकट काट करके रीति पाठक को टिकट दिया गया है, वहां से जो जिलाध्यक्ष थे, दावेदार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। ऐसा ही कई और सीटों पर भी है। यहां तक कि इंदौर के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया गया, उनका सूची में नाम आया, तो उनकी ओर से आया था कि अब मैं इस उम्र में नहीं हूं या इस स्तर पर नहीं हूं कि मैं लोगों के पास हाथ जोड़ करने जाऊं, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं हवाला दिया था। और जब इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय के नाम की घोषणा हुई, तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा थी कि इंदौर 3 से उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बात भी थी, कहीं ना कहीं वो पीड़ा भी थी कि यदि उनको इंदौर 1 से टिकट दे दिया गया है तो इंदौर 3 से उन्हें टिकट, उनके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, तो वो पीड़ा भी कहीं ना कहीं झलक रही थी। बड़े चेहरों को जो उतारा है, जबलपुर पश्चिम में राकेश सिंह जो सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया है जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से, तो वहां पर भी जो उन्होंने पार्षदों के साथ बैठक की है, मंडल अध्यक्षों के साथ वहां पर बैठक की है, तो ये बात भी निकल के कहीं ना कहीं सामने आई कि जो प्रधानमंत्री के साथ बैठा करते थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे, अब वो पार्षदों को बुलाकर उनके साथ बैठ रहे हैं, मंडल अध्यक्षों को बुलाकर के, मंडल उपाध्यक्षों को बुलाकर के उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं जो है सियासी गलियारों में जरूर रही हैं। यहां एक बात और गौर करने लायक है कि अमित शाह के नेतृत्व संभालने के बाद से जो बड़े नाम हैं
उन बड़े नामों पे चर्चा जरूर चल रही थी। अभी जो हम संभावना है कि एक सूची और जो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, उसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, वो बदला जा सकता है। उन्हें विदिशा से टिकट दी जा सकती है, या फिर जो पहले कयास लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी है कि वो शिवपुरी से उनको टिकट दिया जा सकता है। और जिन नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है, उन नेताओं का क्या स्थिति होगी, यह भी जो अमित शाह का दौरा होने वाला है, उसमें इन सारी चीजों पर मंथन होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो सारी चीजें तैयार करके रखी हैं, वो सारे मसौदे तैयार कर रखे हैं, वो तमाम बिंदु तैयार करके रखे हैं, जिन बिंदुओं पर अमित शाह के साथ चर्चा होनी है। और जो अगली सूची आनी है, उस सूची पर भी मंथन होगा। इस बात को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो कद्दावर नेता हैं, चाहे चुनाव प्रभारी जो मध्य प्रदेश के उनकी बात करें या सह चुनाव प्रभारी हैं उनकी बात करें, तो ये तमाम नेताओं के साथ में अमित शाह की चर्चा होगी जब वो उनका भोपाल दौरा होगा। जी जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया कि सूची पर मंथन होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो चौथी सूची आने वाली है उसमें भी कहीं चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, या फिर हम यूं कहें कि अमित शाह जिस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, उस नीति के तहत, उस रणनीति के तहत हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो विपक्ष को धाराशायी करने के लिए होंगी। और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि विपक्ष की रणनीति को फेल करने के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से जिन सीटों पर कांग्रेस का जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के बाद में यहां एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी हमें कि उन सब चीजों में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों को देखते हुए इस बात को स्पष्ट करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, उसमें यह बात कहीं ना कहीं सामने जरूर आएगी कि वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि विपक्ष की जो रणनीतियां हैं वो धराशायी हो जाएं, विपक्ष को अपनी नई रणनीति बनाना पड़े और विपक्ष के लिए चौंकाने वाली स्थिति होगी। जैसे दूसरी सूची में कई नाम चौंकाने वाले हुए, 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ में 7 सांसदों के नाम चौंकाने वाले थे। ऐसा ही कुछ चौथी सूची में भी देखने मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको संभावना व्यक्त की है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल हो सकता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र बदल भी सकता है। ऐसे और तमाम चीजें, तमाम अटकलें अभी हैं ये सियासी गलियारों में। इन अटकलों को विराम भी लग जाएगा जब सूची आएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर होंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है, तो उसके बाद में ये जो दौरा अभी था जो रद्द किया गया है, इस दौरे के बाद वह अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। उसमें देखना दिलचस्प होगा कि वह कब होता है और उस दौरे पर क्या क्या स्थितियां बनती हैं, कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। जी धर्मेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि क्या रणनीति होगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरी है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से अपनी चुनावी रणनीति के साथ भोपाल आएंगे और चौथी सूची में जो नाम होने वाले हैं उस पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। अगली खबर है हमारी पंजाब से, इंडी गठबंधन को लेकर। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा चल रहा है। वैसे तो ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस नेता अधीर रंजन भला बुरा कह रहे हैं। दोनों ही इंडी गठबंधन में है। तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी दोनों इंडी गठबंधन से, लेकिन दोनों पानी को लेकर ऐसी मार मचा रहे हैं जैसी मार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मस्ती। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़े हुए हैं। सूरज जी नमस्कार। जी, जैसा कि देख रहे हैं हम, गठबंधन के अंदर बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई है, बहुत सारे सभी विपक्ष एक हुआ है और ऐसे में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार झगड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए धर्मेश, की इंडी अलायंस, जो इंडी गठबंधन हुआ है, उसमें बहुत सारी विषमताएं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, धुंधली धुंधली तस्वीर हमें साफ नजर आने लगी है कि उस धुंधली तस्वीर के पीछे क्या चेहरे हो सकते हैं और कौन सी बातें हो सकती हैं। यहाँ एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से समन्वय नहीं बिठा पा रही हैं, तो इस बात को केवल पंजाब में या दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जा रहा है। क्योंकि बात जब हुई थी कि यदि गठबंधन में शामिल है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधेयक को लेकर के इंडी अलायंस में शामिल हुए, विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए और उन्होंने शर्त रखी कि यह जो दिल्ली अध्यादेश है, इस अध्यादेश के विरोध में सारे विपक्षी दल एकमत हो जाएं।
क्योंकि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच जो लड़ाई थी अरविंद केजरीवाल की, वह जगजाहिर हुई है और उसके अधिकारों की बात कही गई थी कि किसको क्या अधिकार होंगे। तो अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए, उनका मुख्य उद्देश्य था, उन्होंने पटना की जो विपक्षी गठबंधन की बैठक थी, पटना की बैठक में यह बात भी कही थी कि सारे विपक्षी दल दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ सदन में वोटिंग करें। उनका यह मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन यहां एक बात सामने आई है कि जिस तरह से उसके बाद में दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और एक अगली बैठक एक और दिल्ली में हुई, तो विपक्षी गठबंधन की बैठक में हर बार अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते नजर आए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो बात सामने आई थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा सरफटौल जो होने वाला है विपक्षी गठबंधन में, वो सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है 10 सीटों पर लगभग। वहीं ये जो बात सामने जब सीटों की घोषणा की तो इस अलायंस की बात आई, तो उन्होंने कहा कि यह जो गठबंधन है, यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन की कयास चल रहे हैं कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, क्योंकि लगभग 16 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर यादव मतदाता बहुत ज्यादा हैं, तो इन चीजों को लेकर समीकरण बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारे और आम आदमी पार्टी ने तो कह रखा है कि हम पूरे 230 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब ऐसी स्थिति में पंजाब में भी जो, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने शर्त रखी थी कि यदि वो इस अलायंस में आते हैं, इंडी अलायंस में अगर वो आते हैं तो पंजाब में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, दिल्ली में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, वहां आम आदमी पार्टी के लोग ही सांसद का चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे समझौता कर सकती है कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस छोड़ दे और वहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव लड़े। तो ये जो सारे सियासी समीकरण बन रहे हैं कि पंजाब में जो विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है, ये अलायंस में केवल एक पार्टी नहीं है, सभी पार्टियों के अपने निजी हित उसमें छिपे हुए हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं। अब इन महत्वाकांक्षाओं का कौन बलिदान देगा, यह देखना दिलचस्प हो गया। और जैसा कि कांग्रेस ने बेंगलुरु बैठक के बाद कह दिया था कि कांग्रेस, ये पार्टी या कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री पद को लेकर के भी बहुत सारे कयास आ गए कि ये पार्टी जीतेगी, इतने मत आ जाएंगे, इतनी सीटें जीत जाएंगी, या जिस पार्टी के ज्यादा सांसद जीत जाएंगे वो उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो अभी से वो एक कहावत कही जाती है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। विपक्ष की यही स्थिति बन रही है। अभी चुनाव की सूचना नहीं हुई है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, आने वाले वर्ष में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी विपक्ष की सीटों का बंटवारे को लेकर के कुछ स्थिति साफ नहीं है। उसके बाद जब ये सब कुछ नहीं है, तब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की बात और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की बात अभी से सामने आ रही है। तो स्वाभाविक बात है कि यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो मतभेद है, वह मतभेद अभी तो जितना दिख रहा है उतना ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह मतभेद सड़कों पर उजागर हो जाएगा और दोनों पार्टी अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ेंगी। जी धर्मेश जी। सूरज जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया अलायंस के अंदर जितनी भी पार्टियां एकत्रित हुई है, वो एकता के नाम पर, एकता उनमें है ही नहीं, कहीं ना कहीं लगातार बयानबाजी, वाद विवाद उनके बीच में लगातार चलता रहता है। बिल्कुल, ये जैसा कि मेरे वक्तव्य के सबसे पहला शब्दांश था महत्वाकांक्षाएं, उनकी अपनी निजी स्वार्थ हैं, अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। आपने एक उदाहरण दिया आम आदमी पार्टी का। एक और बात, अधीर रंजन चौधरी का आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यही कहा है कि वो मैड्रिड में जाती हैं, एक होटल में रुकती हैं, उस होटल का एक दिन का खर्चा 3 लाख रुपए है। बिल्कुल। कि वो इस तरह से विदेश यात्रा कर रही हैं और राज्य में डेंगू फैला हुआ है। वह पैसा जो वो अपने शौक पूरे करने में या भोग विलासिता में खर्च कर रही हैं, उस पैसे से जनता का इलाज कराया जा सकता है, जनता के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया अलायंस में शामिल हैं। अब वहां एक स्थिति जरूर बन जाती है कि यदि, जैसा कि आपने पंजाब का बताया कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगभग आमने सामने है, यही स्थिति पश्चिम बंगाल में बन सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है वह कांग्रेस का ही एक धड़ा है, कांग्रेस से टूटकर ही टीएमसी एक पार्टी बनी है। लेकिन अब कांग्रेस और टीएमसी 2 अलग अलग पार्टियां हैं। पिछले चुनाव में जो तस्वीरें देखी थी वो तस्वीरें वर्तमान तस्वीर से बिल्कुल इतर थी। लेकिन यहां एक बात जरूर हो जाती है कि अधीर रंजन चौधरी इंडी अलायंस में रहते हुए टीएमसी की नेता ममता बनर्जी पर यदि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो उनकी निजी राजनीति है। कांग्रेस ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया है,
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से उनके पक्ष में कोई बयान नहीं आया है कि हाँ, अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ एक स्थिति साफ हो जाती है कि अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से सांसद का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी जो कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा जनाधार ज्यादा है, तो पश्चिम बंगाल की सीटों पर लोकसभा के चुनाव में टीएमसी के प्रत्याशी ज्यादा लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि यदि उस सीट से जहां से दावेदारी पेश कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जहां से वो सांसद हैं, यदि उस सीट से टीएमसी अपनी दावेदारी पेश करती है तो इंडी अलायंस के सामने, कांग्रेस के सामने इस बात को लेकर के कश्मकश बन सकती है, पशोपेश की स्थिति बन सकती है कि उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं और राज्य की सरकार के प्रति जो विरोधाभास दिख रहा है, वो जो कहना चाह रहे हैं कि यदि ममता बनर्जी विदेशों में जाकर के इस तरह से मैड्रिड जाकर के 3 लाख रुपए दिन के होटल का खर्चा ना करके वो पैसा यदि राज्य की जनता के लिए उपयोग करेंगे तो जनता को लाभ पहुंचेगा। स्वाभाविक बात है कि वो जनता में यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें जनता की फिक्र है, वो जनता की चिंता करते हैं और वो चाहते हैं कि राज्य की जो सरकार है, राज्य की सरकार जनता के हित में काम करे। अब राज्य की सरकार टीएमसी की है, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस तो यदि देखा जाए तो वहां कांग्रेस खुद विपक्ष की भूमिका में कि राज्य की सरकार के क्रियाकलापों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सारे समीकरण हैं, इन समीकरणों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा और कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हो रही है या जो विरोधाभास सामने आ रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो, चाहे टीएमसी और कांग्रेस के बीच में हो, तो ये सब अभी से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है कि वो अभी से इस तरह की बयानबाजी करेंगे, अभी से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, अभी अपनी दावेदारी को मजबूत करेंगे तो वो इसी मजबूती के साथ में लोकसभा में अपनी बात रख सकेंगे, लोकसभा चुनाव में अपनी बात रख सकेंगे कि हमें इतनी टिकट चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए, क्योंकि सीटों का बंटवारा विपक्ष की एकता के लिए सबसे बड़ी दरार बनने वाला है। जी धर्मेश, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और तय किया जा रहा है कि दावेदारी की जा रही है साथ में सीटों के लिए और प्रधानमंत्री पद के लिए। हमारे आज के कार्यक्रम खबरों में खास में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।